ठीक है। हाँ, तो अभी हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ पे शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रंथ के बारे में थोड़ा। पहले तो ये ग्रंथ हमने क्यों लिया है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ मैंने क्यों पिक किया यहाँ पे। क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं हमारे पास जो हम पढ़ सकते हैं और पढ़नी चाहिए भी। राइट। ये जैसे हमारे पास तत्वार्थ सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, छह ढाला है, समय सार है, और आचार्य कुंद कुंद के वैसे पांच परमागम है, तो उसमें पंचास्तिका आता है, प्रवचन सार आता है, नियम सार आता है, समय सार आता है, अष्टपाउड आता है। तो ये सब जो है आचार्य कुंद कुंद के लिखे हुए ग्रंथ है। और दूसरे भी है जैसे स्तोपदेश है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। तो ये सब जो जो दिगंबर साइड में ये काफी सारे सब प्रचलित है, और इसमें बहुत सारी ये सब आध्यात्मिक ग्रंथ है, तत्व की बात की है, और बहुत मार्मिक चीज उसमें बताई है। तो हम इसमें से बहुत सारे ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ ले सकते थे। तो इसमें हमने द्रव्य संग्रह, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे द्रव्य संग्रह क्यों चुना, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। तो द्रव्य संग्रह जो है वो बेसिकली एक बहुत सिंपल ग्रंथ है। इट इज एट अ वेरी बेसिक लेवल। सो जो हमारे जैसे कोई भी ऐसे जो व्यक्ति हो जो भी जैन धर्म को लाइक इनिशियली ज्यादा लाइक इंट्रोड्यूस हुए हो, एंड वी वी आर लाइक नॉट एन एक्सपर्ट। तो क्या है कि एकदम सरल भाषा में और सरलता से कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, जो थोड़े चीजें तत्व की चीजें को समझना है, तो उसके लिए द्रव्य संग्रह इज अ गुड ग्रंथ टू स्टार्ट विद। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है और इसमें चीजें जो बहुत ही सिंपल तरीके से बताई गई, सो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। और जो भी इवन मेरा तो एक्चुअली प्लान ये था कि द्रव्य संग्रह को मैं एक साल पहले ही मैं लेना चाहता था, जब हमने तत्व चर्चा शुरू की थी। मैं तभी द्रव्य संग्रह एक या दो सेशन के बाद आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट द्रव्य संग्रह। फिर मुझे अपने संभव भाई ने बताया कि भैया ये द्रव्य संग्रह तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों के लिए, और उनको बेसिक्स नहीं पता है कई लोगों को। तो स्टार्टिंग विद द्रव्य संग्रह इज गोना बी मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया राइट नाउ। लेट्स कवर सम बेसिक टॉपिक एंड देन विल स्टार्ट विद द्रव्य संग्रह। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो वी कैन pick up some specific topics, we'll cover those and then we will start with द्रव्य संग्रह at some point of time। तो इसीलिए मैंने मैसेज में लिखा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि वो मेरा तो गोल था कि एक साल पहले इसको शुरू कर देना। परंतु फिर हमने वी वी टुक अ डिफरेंट अप्रोच एंड वी कवर्ड डिफरेंट टॉपिक्स। सो उससे क्या है कि एटलीस्ट अपना एक फंडामेंटल्स फाउंडेशन बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हमने अभी द्रव्य संग्रह हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि इट इज अ सिंपल ग्रंथ। सो उसको ऐसा नहीं है कि पहले का शुरू किया होता तो समझ में नहीं आता और या तो मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये डेफिनेटली इट हेल्प्स। हमने जो भी किया दैट इज डेफिनेटली एक गुड आइडिया कि एटलीस्ट एक बेटर बेसिक फंडामेंटल्स अपने फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम द्रव्य संग्रह करें तो डेफिनेटली हेल्प्स अ लिटिल बिट बेटर। और इसमें थोड़े टॉपिक्स अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो रिवाइज होंगे तो ये अच्छी बात है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में और अच्छी तरह बैठ जाएंगे। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन लाइक गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो एक वन ऑफ द रीजन इज दैट इट्स अ वेरी सिंपल ग्रंथ। वो है उसमें, और ये सिंपल है परंतु इसमें जैनिज्म के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो रहे हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो जैनिज्म के जो तत्व की जो बात है, कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो कवर हो रही है। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, तो जस्ट मैं अभी स्थूल रूप से बता रहा हूँ, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाता हम देखेंगे। बट स्थूल रूप से जो है छह द्रव्य की बात हो रही है और नौ पदार्थ। नौ पदार्थ यानी जो इसको लाइक नौ तत्व भी कहते हैं। उसमें एक्चुअली सात तत्व है और दो पदार्थ है। दिगंबर में ऐसा कहते हैं, और जो श्वेतांबर में उसको नौ तत्व कहते हैं, बट बाय एंड लार्ज इट्स द सेम थिंग। तो ये जो है इसकी बात भी इसमें कवर होती है। तो जो छह द्रव्य और नौ पदार्थ की बात आती है, और उसको और सम्यक दर्शन की भी बात आती है। तो ये सब जो बेसिक जो अपने जो तत्व की बात है, कॉन्सेप्ट है, ये द्रव्य संग्रह में कवर होता है। तो भले वो सिंपल ग्रंथ है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, but at the same time it covers the important topics, so that is very important। so that is another reason। तीसरा एक चीज ये है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या है कि हमें व्यवहार और निश्चय, ये दोनों में थोड़ी चीजें, इसमें जो क्या भेद है वो पता चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज की तारीख में, एज ऑफ टुडे, प्रॉब्लम ये है कि जैन लोगों में भी, जैन जैन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अजैन है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैन है, जो लोग जैन रिलीजन सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें भी कई लोग जो ऐसे हैं जो उनको व्यवहार और निश्चय का जो भेद है उसका एक कॉन्सेप्ट
जो प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत खेद की बात है, बट रियलिटी ये है कि कई लोगों को इसमें व्यवहार और निश्चय का जो भेद है वो कई लोगों को पता ही नहीं है। तो पता नहीं इन द सेंस कि पता है, अगर या तो किसी को स्थूल रूप से पता है और कई लोगों को तो स्थूल रूप से भी नहीं पता है। तो उससे क्या होता है कि जो जो तत्व की बात को किस तरह से सही से इंटरप्रेट करना, किस तरह से क्या, कहाँ पे पुरुषार्थ करना, कहाँ पे धर्म मानना, कहाँ पे धर्म नहीं मानना, ये जो भेद है वो भेद नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि फिर वो भेद को नहीं समझने की वजह से अल्टीमेटली वहां पे फिर गलतियां हो जाती है जैन धर्म फॉलो करने में भी। तो इसलिए व्यवहार और निश्चय जो है, इसका भेद जो है वो समझना जरूरी है। और जैन धर्म में कई जो विवाद होते हैं वो भी एक्चुअली अल्टीमेटली इसकी वजह से ही होती है। विवाद यानी तत्व की बात पे जो विवाद होता है वो भी इसी की वजह से होता है कि कोई बोलता है कि भैया ये व्यवहार सच्चा है, कोई बोलता है नहीं ये निश्चय सच्चा है, कई लोग है वो निश्चयाभासी हो जाता है। सो देर आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट दैट हैपेंस। सो ये इसमें क्या है कि जो द्रव्य संग्रह में व्यवहार और निश्चय, उसमें कई चीजें जो है ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि व्यवहार से क्या है और निश्चय से क्या है। तो वो इट्स अ गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड इट एट अ वेरी बेसिक लेवल। तो उससे भी हमारे आगे के जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे जैन धर्म को समझेंगे तो उससे लाभ होगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये द्रव्य संग्रह में ये भी, इसका भी एक फायदा है। ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि अभी कोई भी अब जब ग्रंथ पढ़ोगे तो जो ग्रंथ है वो या तो पद्य में लिखा होता है और या तो गद्य में लिखा होता है। सो पद्य और गद्य किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस? किसको पद्य कहते हैं और किसको गद्य कहते हैं? अगर ठीक है नहीं पता है तो आई जस्ट एक्सप्लेन। सो पद्य जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्र और गाथा, राइट? और जो गद्य है इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। सो यू जस्ट यू वी हैव रिलीजियस बुक्स यहाँ पे कई चीजें है, इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, राइट? बट तेरे बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं और जो काफी जो पुराने वाले ग्रंथ हैं वो, उसमें यू विल फाइंड कि जो भी हमारा जो लिटरेचर है इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पद्य। पद्य मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सूत्रस और गाथास। तो ऐसा है। तो ये जो ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, ये है वो बेसिकली पद्य में लिखा हुआ है, यानी इट्स इन फॉर्म ऑफ सूत्रस और गाथास। तो उससे क्या है कि एक हमारा हमारा हमें एक अंडरस्टैंडिंग आता है कि हाउ द ग्रंथ्स आर रिटन इन फॉर्म ऑफ पद्य एंड देन हाउ टू रीड देम एंड हाउ टू इंटरप्रेट दीज ग्रंथ्स। तो उसका एक आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ये है, क्योंकि जो आचार्य कुन कुन का जितना भी लिटरेचर है, जो पांच परमागम है, उसमें भी सब आप देखोगे तो पूरी सूत्र के उसमें फॉर्म में लिखा है, तो पद्य में लिखा है। फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ, इष्टोपदेश, तत्वार्थ सूत्र, ये सब जो है वो सब सूत्र या तो गाथा में लिखा है। सो बेसिकली यू विल सी देयर आर पद्यस इन एवरीवेयर, राइट? तो ये एक उसका भी एक आपको फ्लेवर मिल जाएगा कि जो पद्य में लिखा है उसको हम कैसे समझे, और वो ऐसे जो ग्रंथ है उसको कैसे फिर पढ़े और उसको कैसे समझे। तो उसका एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फ्लेवर मिल जाएगा। फिर और एक अनदर पॉइंट है कि ये जो ग्रंथ है द्रव्य संग्रह ग्रंथ, ये लिखा है प्राकृत भाषा में, राइट? प्राकृत भाषा में। जो तत्वार्थ सूत्र है वो संस्कृत में है, तो हमने तत्वार्थ सूत्र की थोड़ी गाथाएं रिफर की थी अलग अलग अपने पुराने सेशंस में। तो वो सब संस्कृत में था, परंतु ये जो ग्रंथ है ये प्राकृत में है। तो प्राकृत भाषा में है तो उससे इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो काफी सारे हमारे पुराने ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में लिखा है। और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आचार्य कुनकुन का जो भी जितना भी साहित्य है ये सब प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो हमें जब हम लोग जब एक हमारा बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है जैनिज्म में, और फिर हमें जब आगे के जो ग्रंथ पढ़ने होंगे, राइट? जैसे अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हमें समय सार पढ़ना चाहिए। गोल है, यानी एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील कि एवरी वन ऑफ अस शुड रीड समय सार। क्योंकि समय सार जो एक ऐसा ग्रंथ है जो अ, सम्यक दर्शन में बहुत ही कार्यकारी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहुत कार्यकारी है, ऐसा ग्रंथ है। तो अल्टीमेटली हमें सबको समय सार पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, और उससे हमें बहुत लाभ होगा। सो ये है। तो अल्टीमेटली ये कि बोले, और आचार्य कुनकुन का अन्य जो दूसरा भी जो साहित्य है वो भी सब ये प्राकृत भाषा में लिखा है, ओरिजिनल। ऑब्वियसली वी डोंट नो नीड टू नो प्राकृत। हम अल्टीमेटली उसका पद्यानुवाद भी अवेलेबल है। पद्यानुवाद इज
पद्य जो है वो गाथा है, और पद्यानुवाद यानी गाथा का अनुवाद, यानी जो गाथा है उसी का अनुवाद, यानी उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इन अगेन इन हिंदी. So you don't need to necessarily know Prakrit to understand these grants. You can always read um, the translation of the गाथा. तो जो ट्रांसलेशन है वो भी फिर पद्य में ही होगा, यानी इट इज लाइक इन फॉर्म ऑफ पद्य, या जो गाथा के फॉर्म में ही रहेगा ऐसा. तो जो उसका पद्यानुवाद भी जो है वो अवेलेबल रहेगा. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन द ट्रांसलेशन, एंड वो भी पद्य के फॉर्म में है, वैसा है. परंतु ये जब अगर हम ओरिजिनल प्राकृत में जब पढ़ते हैं तो उसका एक भाव हमें अलग ही आएगा. जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में जो भी ग्रंथ लिखा है, उसके जो मूल सूत्र जो हम प्राकृत जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जब पढ़ते हैं तो उसका एक भाव अलग आता है. क्यों अलग आता है? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भैया आचार्य ने एग्जैक्टली क्या लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है, कौन सा शब्द नहीं लिखे, राइट. तो ये जो है वो उसका एक भाव अलग ही निकलता है. और दूसरा ये भी है कि पद्य में जो पढ़ता है तो उसको याद रखना भी इजी है, बिकॉज अगर इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस तो भैया बुक पूरी 400 पेज की अगर बुक होगी तो आप कितने सेंटेंसेस उसको याद रखोगे. लेकिन जो पद्य में अगर रहेगा तो वो पद्य में जो है यानी गाथा के फॉर्म में है, तो गाथा के फॉर्म में उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाता है. इट बिकम्स ईजी टू मेमोराइज द गाथा, इवन इफ इट इज नॉट इन हिंदी, अदर लैंग्वेजेस, इट बिकम्स ईजी टू मेमोराइज इट, राइट. तो ऐसा है. तो ये बेसिकली है कि अल्टीमेटली ये है कि हाँ, ये ग्रंथ प्राकृत में है, पर ये बहुत सरल ग्रंथ है. तो हम इसको अगर पढ़ेंगे और उसके प्राकृत के भी अगर जो मीनिंग समझेंगे, तो अल्टीमेटली जो दूसरा जो जैनिज्म में जो लिटरेचर है जो प्राकृत में है, अगर जब उसको पढ़ेंगे तो वो भी इट बिकम्स इजी, राइट. एक हम ऐसा नहीं है कि वी नीड टू लर्न प्राकृत और वी नीड टू अंडरस्टैंड प्राकृत ऐसा, बट इफ वी डू अंडरस्टैंड इट, इट डेफिनेटली हेल्प्स. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. तो ये एक पॉइंट है कि ये जो ग्रंथ है प्राकृत में है, तो उससे हमें लाइक इट विल काइंड ऑफ हेल्प अस टू गेट एक्सपोज टू द प्राकृत लैंग्वेज फॉर अवर फ्यूचर रेफरेंसेस. ठीक है. तो ये दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई पिक्ड द्रव्य संग्रह ग्रंथ इंस्टेड ऑफ एनी अदर ग्रंथ एट दिस स्टेज. सो ये एक मुझे बताना था. और नाउ बिफोर वी स्टार्ट द ग्रंथ, मैं जस्ट ये भी कहना चाहता हूँ कि वी कैन कंट्रोल द पेस ऑफ दिस ग्रंथ, राइट. सो जब हम लोग इसमें क्या है, काफी चीजें बहुत बेसिक है, सिंपल है, और कोई चीजें ऐसी भी होगी जो कोई कॉन्सेप्ट नया भी हो सकता है. तो अगर आपको लगे कि मैं कोई ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, एंड इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन, तो आप बताइएगा, तो आई कैन ट्राई टू स्लो डाउन द पेस. और आपको लगे कि भैया इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में जा रहे हैं, बट वी डोंट नीड टू गो इन दैट लेवल ऑफ डिटेल, और लेट अस मूव ऑन एंड लेट्स मूव लिटिल बिट फास्टर, तो हम वैसे भी कर सकते हैं. सो नॉट जस्ट फॉर टुडे सेशन, आई एम जस्ट सेइंग फॉर फ्यूचर सेशंस आल्सो. अगर इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन लिटिल बिट, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं और थोड़ा स्लो डाउन करना है, just let me know. If you want me to repeat something जो हमने already एक बार discuss कर लिया, फिर भी if you want me to repeat it, just let me know. I'll repeat it. So the goal is that आपको सबको ultimately अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, right? So that's the goal. So we can control the pace. You can just let me know, give your feedback, and we can control the pace accordingly. ठीक है. और चलिए अभी हम ग्रंथ के बारे में थोड़ी अभी विशेषता देखते हैं, या तो उसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो हमने थोड़ी चीजें तो हमने समझी कि भैया ये ग्रंथ प्राकृत में है, राइट. तो ये हमने समझा. ये जो ग्रंथ है वो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें द्रव्य के बारे में बात आती है, 9 पदार्थ के बारे में बात आती है, 9 पदार्थ के 9 तत्व के बारे में बात आती है. तो ये सब जो टॉपिक्स है वो द्रव्यानुयोग से रिलेटेड है. तो ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है. तो 4 अनुयोग में ये ग्रंथ है वो द्रव्यानुयोग में आता है. फिर ये ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो ये जो ग्रंथ है वो उसके रचयिता है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव. वापस बता रहा हूं, ये ग्रंथ के रचयिता है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव. तो एक दूसरे दिगंबर में एक आचार्य आता है जिसका नाम है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती. तो ये जो आचार्य चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है, उन्होंने ये जो गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड और जो कर्णानुयोग के अन्य भी ग्रंथ है वे उन्होंने लिखा है. तो उनका बहुत रेस्पेक्ट है दिगंबर पंथ में. तो और उन्होंने ये सब जो बुक्स लिखी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो नॉलेज है वो उनका नहीं, क्या क्या डेप्थ में उनका नॉलेज है, राइट. क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो कर्णानुयोग के ग्रंथ लिखे, इतने डिटेल में लिखा है, दैट इज लाइक अमेजिंग. लेकिन उनका जो नाम है जिसने गोमटसार लिखा है, उनका नाम है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती.
और ये जो ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, उसका उनके जो रचयिता है उनका नाम है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव। तो इसमें कई लोग ऐसा बोलते हैं या अनुमान लगाते हैं, बोलते हैं नहीं, अनुमान लगाते हैं कि शायद ये दो है वो सेम है। क्योंकि जो लाइक जैसा विशाल भाई है, तो कोई विशाल भाई को विशाल भाई बोल सकता है, कोई विशाल कुमार बोल सकता है, ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज द सेम पर्सन, वी आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कोई बोल सकता है कि भैया उनके जो नॉलेज था तो उनको ऐसे चक्रवर्ती की पदवी दी गई, लाइक सिद्धांत चक्रवर्ती, यानी सिद्धांत के चक्रवर्ती थे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसा कोई अनुमान लगा सकता है। परंतु आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और नेमिचंद्र सिद्धांति देव, ये दोनों सेम हो सकता है। तो अब देर आर पीपल हु बिलीव डिफरेंटली, बट मैंने जितना सुना है कई लोग ये बोलते हैं कि भैया ये दोनों अलग अलग आचार्य थे, वो सेम नहीं थे। अभी आज की तारीख में कहना तो लाइक इट्स डिफिकल्ट, बट हाँ, इसके लिए अगर कोई प्रॉपर ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन हो तो वी कैन रिफर एंड वी कैन वी विल डू, वी मे बी एबल टू कंक्लूड कि भैया वेदर दे वर द सेम पर्सन और नॉट। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा गया है, इसका अनुमान लगा जाता है कि ये लगभग 800 से 1000 साल पहले लिखा गया है ग्रंथ, यानी मोर देन 800 years to 1000 years back, so approximately 800 years to 1000 years back, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में, यानी 800 साल पहले कुछ जो भी लिखा गया है वो आज अपने पास उपलब्ध है और हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो दैट itself is a like an achievement for us also, कि भैया आपके पास ऐसा उपलब्ध है और उसको हम पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। और इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, इसमें जो ओरिजिनल, इसके एक्चुअली दो वर्जन्स है द्रव्य संग्रह के, ओवरऑल नॉट वर्जन्स, आई वुड से दो वेरिएशंस है, दो वेरिएशंस है। सो दो वेरिएशंस कैसे है, इसका जो ग्रंथ जो ओरिजिनली लिखा गया था, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ किया गया था ओरिजिनली, उसमें जो है सिर्फ 26 गाथा थी, 26 गाथाएं थी, सिर्फ 26। और ये जब ग्रंथ तब आचार्य ने जब लिखा था, तब वहां पे जो कोई उनके जो श्रावक थे वहां पे, उन्होंने पढ़ा, तो उनको ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा लगा एंड ही वॉज एबल टू अप्रिशिएट द कंटेंट। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आचार्य को निवेदन किया कि आचार्य, इसमें तो आपने सिर्फ 26 गाथाएं लिखी है और ये तो मुझे पढ़ के बहुत आनंद हुआ और बहुत नॉलेज मिला, तो आप इसमें और कुछ ज्यादा लिखिए और थोड़ा ज्यादा विस्तार से लिखिए। तो फिर आचार्य ने क्या किया कि इसने जो आचार्य ने जो है उसमें फिर बेसिकली क्या है, एक ग्रंथ वापस लिखा द्रव्य संग्रह, और उसमें क्या आचार्य ने टोटल 58 गाथाएं लिखी। तो ओरिजिनल जो ग्रंथ था उसमें 26 गाथा थी, और फिर आचार्य ने फिर वो ग्रंथ को थोड़ा विस्तार से लिखा, तो उसमें फिर 58 गाथाएं ऐड की। तो उससे क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसको हम अभी कहते हैं लघु द्रव्य संग्रह, और जो बड़ा वाला ग्रंथ है जिसमें 58 गाथा है उसको हम कहते हैं बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद यानी बड़ा वाला और लघु यानी छोटा वाला। तो इस तरह से अभी उसके दो वेरिएशन अवेलेबल है। आज की तारीख में भी हमारे पास लघु द्रव्य संग्रह भी है और बृहद द्रव्य संग्रह भी है, परंतु हम जो अभी जो ज्यादा प्रचलन में है, जो ज्यादा अभी पॉपुलर है, वो है बृहद बृहद द्रव्य संग्रह। बिकॉज बृहद द्रव्य संग्रह लघु की अपेक्षा बृहद है, बट वैसे फिर भी वो छोटा ग्रंथ ही है। तो उसमें जो डिटेल्स है वो ज्यादा ज्यादा है। तो बेसिकली पीपल हु रीड द्रव्य संग्रह दे गो फॉर द बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद में कितने गाथा है, बृहद द्रव्य संग्रह में? बृहद द्रव्य संग्रह में आंटी 26 गाथा है, 26 गाथा। तो लघु में है ना 26? तो हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लघु में, हाँ लघु में 26 है, बृहद में 58 है। 58। सॉरी, थैंक यू। हाँ, तो जो बृहद द्रव्य संग्रह में 58 गाथा है, ठीक है। और तो वही मैं बताया कि अभी है अपने पास दोनों ग्रंथ अवेलेबल है, बृहद द्रव्य लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह, बट जो अभी ज्यादा प्रचलन में है वो है बृहद द्रव्य संग्रह। और हम जो स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, वो भी बृहद द्रव्य संग्रह की ही करेंगे। सो दैट इज बेसिकली आवर गोल, ठीक है। और अभी इसका अगर हम समझे तो अभी इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसमें
तीन अधिकार है। अधिकार, अधिकार शब्द का मतलब क्या है? ये अधिकार शब्द आपने पहले भी सुना होगा जैनिज्म, लाइक ये लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। उसके ऊपर आधिपत्य आधिपत्य होना। नहीं नहीं आंटी, वो ऐसा नहीं। अधिकार, अधिकार यानी यहाँ पे जो है, जो अपना लिटरेचर है, ग्रंथ अगर की बात करें तो अधिकार यानी चैप्टर्स। तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना कि इसमें इतने चैप्टर्स है, ये बुक में 5 चैप्टर्स है, इसमें 11 चैप्टर्स है, वैसे। तो यहाँ पे जो अधिकार का मतलब होता है चैप्टर्स। तो यहाँ पे जो बृहद्रव्य संग्रह में 3 अधिकार है या 3 चैप्टर्स है। और तो बेसिकली अधिकार का मीनिंग होता है चैप्टर्स। जैसे आप समय सार में भी आप पढ़ोगे या समय सार बोलोगे तो बोलता है ये कर्ता कर्म अधिकार में ये गाथा है, इसमें आता है। जीव अधिकार में ये गाथा है, उसमें आता है। तो अधिकार इज नथिंग बट चैप्टर। तो जस्ट सम, कई लोगों के लिए शायद ये नया वर्ड हो सकता है, नया शब्द हो सकता है, तो इसलिए मैं उसको जस्ट मीनिंग बता रहा हूँ, तो आगे जाके भी आपको यूजफुल रहेगा। तो अधिकार इज नथिंग बट चैप्टर। ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर्स है या 3 अधिकार है। जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, 27 गाथा है। कितनी गाथा है? 27। तो टोटल 58 गाथा है। बृहद्रव्य, अभी हम बृहद्रव्य संग्रह की बात कर रहे हैं, उसमें टोटल जो है वो 58 गाथा है। लेकिन जो पहला अधिकार है उसमें 27 गाथा है। तो लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बुक, और हाफ ऑफ द बुक इज बेसिकली दैट इज कवर्ड बाय द फर्स्ट चैप्टर। और 27 गाथा है। और इन 27 गाथा में क्या क्या कवर किया गया है? तो इसमें जीव का स्वरूप समझाया गया है। उसके बाद अजीव का स्वरूप समझाया गया है। तो जीव और अजीव, राइट, उसका स्वरूप समझाया गया है। जीव, देखिए, द्रव्य तो 6 प्रकार के हैं, और उसमें जीव एक द्रव्य है, और बाकी के जो 5 द्रव्य है वो सब अजीव है। तो उसमें जीव का स्वरूप कैसा है उसके बारे में समझाया है। फिर अजीव का स्वरूप समझाया है, राइट। और तो ये जो अजीव यानी उसमें बाकी के जो 5 द्रव्य है उसके बारे में समझाया है। और इस तरह से ये 5 जो बेसिकली 6 द्रव्य है उसका, उसके बारे में थोड़े इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें। फिर उसके बाद और इसमें भी अगर ज्यादा मैं ब्रेक डाउन करूं तो फर्स्ट से 14 जो गाथा है, 1 to 14, दे आर रिलेटेड टू द जीव द्रव्य। और बाकी की जो 15 से 27 गाथा है, ये सब है, ये अजीव द्रव्य से रिलेटेड है, ऐसा है। फिर दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा अधिकार है, उसमें 11 गाथा है। जो पहला अधिकार है उसमें 27 गाथा थी। सेकंड जो अधिकार है उसमें 11 गाथा है। और इसमें 11 गाथा है, इसमें जो है वो किस चीज की बात की है? तो इसमें जो है 7 तत्व या तो 9 पदार्थ है उसके बारे में बात की है। और ये 7 तत्व और 9 पदार्थ को दोनों अपेक्षा से, यानी अ, द्रव्य अपेक्षा और भाव अपेक्षा, उसका क्या मीनिंग होता है। तो जो 7 तत्व का किसी को नाम याद है? तत्व, जो 7 तत्व या 9 तत्व जो भी आप कह लो, उसका किसको नाम याद है? विभा आंटी को तो आता होगा, किसी और को भी अगर आता है तो बोल सकते हैं, या तो विभा आंटी आपको बोलना तो भी बोल सकता हूँ। 9 तत्व के नाम। हाँ। जीव, अजीव, पाप, पुण्य, संवर, आश्रय, आश्रय, संवर, बंध, निर्जरा ने मोक्ष। हाँ, तो ये जो है वो 9 तत्व के नाम है। सो दिगंबर में बेसिकली इसमें 7 तत्व कहते हैं, और पाप और पुण्य को फिर और 2 अलग से ले लिया, तो उसको दो, लाइक 7, 9 तत्व, सॉरी 7 तत्व या 9 पदार्थ ऐसा कहते हैं। तो अगर उसको हम 9 पदार्थ अगर कहें तो बेसिकली ये है कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और उसके बाद पाप और पुण्य, ऐसा इस तरह से आता है बेसिकली। तो ये द ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, कई लोग उसको अलग अलग ऑर्डर में कहते हैं, बट एनी वे, राइट, वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स राइट नाउ। अभी बेसिकली इसके सिर्फ हमने नाम बताया। तो ये जो 9 पदार्थ है उसके बारे में, उसको द्रव्य से उसका क्या मीनिंग है और भाव से उसका क्या मीनिंग है, या द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, ये सब जो है उसका मीनिंग जो हमें समझ में आएगा। एंड दीज आर बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। तो ये टॉपिक है, ये अपना सेकेंड चैप्टर में कवर्ड है। उसमें 11 गाथा है। ठीक है। एंड दोज आर लाइक बेसिकली गाथा नंबर 28 टू गाथा नंबर 38। फिर जो तीसरा चैप्टर है इसमें, जो तीसरा चैप्टर है इसमें निश्चय तथा व्यवहार, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है,
और फिर उसका जो उपाय है उसमें एक ध्यान है, तो उसके ध्यान का भी स्वरूप बताया है। ठीक है। तो जो थर्ड चैप्टर है, अगेन उसमें बता रहा हूं कि व्यवहार से और निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है उसका प्रतिपादन है। फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र उसका स्वरूप बताया है। और ध्यान जो है, जो मेडिटेशन है, उसका भी थोड़ा एक स्वरूप बताया है। ठीक है। तो ये जो है वो थर्ड चैप्टर में आता है। सो थर्ड चैप्टर में जो भी गाथा है, दैट इज फ्रॉम गाथा नंबर 39 टू गाथा नंबर 58। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा 58 गाथा का ये ग्रंथ है। और इसमें जो बेसिकली द्रव्य संग्रह जो है, अभी आचार्य कुंकुन ने एक ग्रंथ लिखा है पंचास्तिका, राइट। तो आप, और वो ग्रंथ है ना, अगर जब आप अगर अभी ये लेवल पे पढ़ोगे, नॉट दैट यू कैन नॉट रीड इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ये लेवल पे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा जटिल है, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन और उसमें वो विस्तार से है, वो उसमें तो गाथाएं काफी ज्यादा ज्यादा है, मुझे भी पता नहीं है या याद नहीं है, पता भी नहीं है एक्चुअली, मैंने वो देखा नहीं इतना डिटेल में। बट जो पंचास्तिका ग्रंथ है जो आचार्य कुंकुन ने लिखा है, उसमें तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ गाथा भी काफी है और उसमें काफी डिटेल में है। तो उसका एक एज अ मिनी वर्जन और अ शॉर्टन वर्जन कह सकते हैं द्रव्य संग्रह को, राइट। द्रव्य संग्रह को उसका एक शॉर्टन वर्जन, जो पंचास्तिका जो आचार्य कुंकुन ने लिखा है उसका एक शॉर्टर वर्जन कह सकते हैं द्रव्य संग्रह को। और और एक चीज इसमें जस्ट बता रहा हूँ, इट्स नॉट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कई लोग उसको ये द्रव्य संग्रह लिखा है ना, तो संग्रह, संग्रह शब्द आता है, संग्रह मीन्स कलेक्शन। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन, तो जस्ट क्लैरिफाइंग दैट, कि कई लोग क्या सोचते हैं कि ये द्रव्य संग्रह है वो क्या है, एक संकलित ग्रंथ है। संकलित मीन्स कंपाइलेशन। सो यानी अलग अलग जगह से कुछ कुछ पीसेस ले लिए अलग अलग ग्रंथ से और फिर उसको यहाँ पे कंपाइल करके बना दिया ऐसा ग्रंथ। कई लोग उसको ऐसा सोचते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसकी एक टीका है, वो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है। तो एक दूसरे आचार्य ने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका लिखी है, ब्रह्मदेव सूरी एक आचार्य थे। तो वो टीका, टीका मीन्स एक्सप्लेनेशन बेसिकली। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड टीका, बट टीका इज बेसिकली एलाबरेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मेन ग्रंथ। देखिए जैन ग्रंथ में, जो जैनिज्म में जितने भी ग्रंथ आते हैं ना, तो जो मूल ग्रंथ है वो तो ओरिजिनल जो आचार्य ने लिखा है वो लिखा है। फिर उसकी टीकाएं भी बहुत सारी मिलती है, वो दूसरे आचार्य ने जो मूल ग्रंथ है उसको लेके उसकी टीका लिखी है। और टीका लिखी है उसमें क्या किया कि उसका जो मूल ग्रंथ का जो भाव है उसको विस्तार से बताया। क्योंकि अगर आप 58 गाथा अगर पढ़ोगे, इफ यू जस्ट ट्राई टू रीड द 58 गाथा, विशाल भाई, एक घंटे में भी नहीं, आई थिंक 1 घंटे से कम के टाइम में ही 58 गाथा हो जाएगी, क्योंकि एक गाथा पढ़ने में 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। तो 58 गाथा अगर आप एक गाथा का 1 मिनट भी मान लो, जो 1 मिनट भी नहीं लगेगा वैसे, पर 1 मिनट भी मान लो, तो 1 घंटे में आप पढ़ लोगे तो आप बोलोगे भैया 1 घंटे में मेरा द्रव्य संग्रह हो गया, राइट। लेकिन वो 1 घंटे में सिर्फ मूल गाथा पढ़ोगे तो उससे जो उसका कहने का भाव है वो हमें नहीं पता चलेगा, राइट। क्योंकि एक एक गाथा में अगर कई ऐसी गाथा है जिसका हम विस्तार से हम समझेंगे तो एक सेशन में एक गाथा चली जाएगी अपनी, सिर्फ एक सेशन में। सर ऐसा, ऐसी सब गाथा ऐसी नहीं है, थोड़ी ऐसी भी गाथा है जिसको हम यानी उतना डिटेल में नहीं है उसमें, तो वी कैन कवर दोस गाथा इन जस्ट लाइक लेट्स से एक सेशन में हम लोग 2 या 3 गाथा भी कवर कर पाएंगे। लेकिन ऐसी भी गाथाएं हैं जिसको हम थोड़ा अगर विस्तार से समझे तो एक सेशन में पूरी एक गाथा चली जाएगी, यानी एक सेशन में सिर्फ एक ही गाथा हो पाएगी, ऐसा है। तो बेसिकली यही है कि जो जो मूल ग्रंथ लिखा है उसमें तो सिर्फ 58 गाथा है, परंतु उसका जो एक्सप्लेनेशन है फिर दूसरे अन्य आचार्यों ने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। और ये सिर्फ द्रव्य संग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य ग्रंथ में भी ऐसा आता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र है, तो तत्वार्थ सूत्र जो है ये आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, और उसमें जो है वो सिर्फ मूल गाथा ही लिखी है। फिर तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है उसके ऊपर अलग अलग और कई लोगों ने उस पर टीका लिखी है, राइट। तो वो जो टीका है, जैसे तत्वार्थ सूत्र की टीका है, क्या है, राजवार्तिक है, श्लोकवार्तिक है, सर्वार्थ सिद्धि है, ये सब जो है ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है। वैसे ही अपने समय सार समय सार जो ग्रंथ है उसकी भी टीका आती है। जैसे आचार्य उसकी दो टीका एक्चुअली बहुत प्रचलित है, और भी टीका है और उसके वर्जन है समय सार के। बट जो दो टीका है
ये एक आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है और दूसरा है वो आचार्य जयसेन ने लिखी है, राइट। तो समय सार की ये दो टीका अभी बहुत पॉपुलर है, और जो ज्यादातर लोग जो एटलीस्ट जो सोनगढ़ से जुड़े हुए हैं या कांची स्वामी उनके जो जुड़े हुए हैं, तो ये जो है वो आचार्य अमृतचंद्र की टीका है, वो उस पर ज्यादा भाव देते हैं, दे फॉलो दैट एज द बेस लाइन। बट आचार्य जयसेन की जो टीका है वो भी बेसिकली फॉलो होती है। हाँ अमर, आई थिंक यू यू हैव अ क्वेश्चन। या कल्पित भाई, जस्ट क्लैरिफिकेशन, आपने बताया कि वो 26 गाथा लघु एंड द अदर वन इज 56, राइट? हाँ तो आपने पहले बोला वर्जन है, फिर बोला वेरिएशन है, सो माय क्वेश्चन वाज जस्ट कि अगर फर्स्ट 28 गाथा पढ़ेंगे तो will that be the bigger one will be the extension of the first one, or is there the first 28 of the second one is completely different? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन अमर, वेरी गुड क्वेश्चन। सो मुझे भी ये क्वेश्चन आया था जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं भी मुझे भी यही क्वेश्चन आया था कि जो लघु द्रव्य संग्रह है उसमें सिर्फ नई गाथाएं ऐड हो गई है, कि उसमें जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसमें एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट, लाइक इट्स अ रीराइट, कंप्लीट रीराइट। तो उसका आंसर जब मैंने अभी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई एम 90% श्योर, 90% श्योर, 10% कंफर्म करना पड़ेगा, बट 90% श्योर कि जो बृहद द्रव्य संग्रह है इट इज अ कंप्लीट रीराइट। ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य संग्रह की जो गाथा है वो बृहद द्रव्य संग्रह में मिलेगी, ऐसा नहीं है। बृहद द्रव्य संग्रह की जो गाथा है वो टोटली डिफरेंट है, और जो लघु द्रव्य संग्रह है उसकी गाथा डिफरेंट है। तो उसमें क्या किया है कि आचार्य ने उसको फिर काइंड ऑफ रीराइट कर दिया है, he has rewritten it and he has expanded them and added more points to it, ऐसा है। Okay, all right, thank you. नो प्रॉब्लम, बट अ गुड क्वेश्चन। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब ये मैंने काफी टाइम पहले मैंने देखा था, तो आई एम 90% श्योर, बट 10% मैं भी नेक्स्ट सेशन में आपको कंफर्म करके मैं बता सकता हूँ। Yeah, no worries, it was just a question, no big deal. ठीक है, तो हाँ हम लोग ये बता रहे थे कि ये जो है वो संकलित ग्रंथ नहीं है। संकलित यानी ये जो आचार्य निमित संजय सिद्धांति देव है, उन्होंने ऐसा नहीं कि अलग अलग ग्रंथ में से कुछ भी कॉपी करके ऐसा डाल दिया, ऐसा संकलन नहीं किया है। ही हैज एक्चुअली रिटन इट ऑन हिज ओन। ऑब्वियसली तत्व की बात तो ये अलग ग्रंथ पे भी आएगी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ नया है। नया मीन्स लाइक ऐसा नहीं कि नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, बट ऐसा संकलन नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि जो वहां पे जो श्रेष्ठी थे जिनको ये ग्रंथ लघु द्रव्य संग्रह अच्छा लगा और उन्होंने फिर बताया, तो उन्होंने विस्तार से फिर आचार्य ने वापस उसको लिखा द्रव्य संग्रह। तो इट इज नॉट अ कंपाइलेशन, इट इज इट्स एन ओरिजिनल फॉर्म बेसिकली, लाइक ओरिजिनली जो आचार्य है उन्होंने लिखा है, ऐसा है। ठीक है, तो अभी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट गाथा। तो ये अगेन दिस इज इन प्राकृत। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपना जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा रहेगा कि हम लोग जो ओरिजिनल गाथा है वो प्राकृत में जो है उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसका शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। तो प्राकृत में जो एक एक शब्द आता है उसका हम अर्थ समझेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। भावार्थ इज बेसिकली फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन है, व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू मेक, आचार्य इज ट्राइंग टू मेक इन दिस गाथा, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगेन फॉर्मेट अपना ऐसा रहेगा कि विल गो थ्रू द मूल गाथा विच इज इन प्राकृत, देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ और द ट्रांसलेशन ऑफ द गाथा इन हिंदी, और द शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद फिर उसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल अंडरस्टैंड। और जो गाथा है वो तो बहुत बेसिक लेवल पे रहेगी, राइट, क्योंकि वो 2 लाइन की गाथा रहेगी। परंतु जब हम उसका मीनिंग समझेंगे तो उसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वी कैन इवन डिस्कस और एलाबोरेट ऑन सम ऑफ दोस पॉइंट्स एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, सो दैट इज वाई अल्टीमेटली हमको सिर्फ वो गाथा पढ़नी नहीं है, गाथा को समझनी है और उसका भाव भी समझना है, राइट, दैट इज व्हाट आवर गोल इज। क्योंकि गाथा हम पढ़ेंगे तो मैं बताया ना कि वो 58 गाथा है तो 1 घंटे में हो जाएगी, वी कैन रीड ऑल द एंटायर ग्रंथ इन 58 सॉरी 1 मिनट, सॉरी 1 आवर, लाइक अराउंड 1 आवर, राइट, बट दैट इज नॉट अवर गोल। हमको ग्रंथ जो है वो समझना है, उसका भाव समझना है। सो विल बी स्पेंडिंग दैट लेवल ऑफ टाइम ऑन ईच गाथा, और वो बेसिकली दैट इज हाउ इट वर्क्स फॉर ऑल द ग्रंथ्स, नॉट जस्ट दिस ग्रंथ। कोई भी आप ग्रंथ पढ़ोगे तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। वो गाथा के पीछे कहने का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, वो हमें समझना है।
राइट. सो दैट इज बेसिकली अवर गोल. ठीक है, चलिए. तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. और जो ये हर एक ग्रंथ का ना एक अपना मंगलाचरण भी रहता है जनरली. तो इसका जो फर्स्ट गाथा है वही ये ग्रंथ का मंगलाचरण भी है. राइट. तो हमें क्या करेंगे कि जो फ्यूचर में जो भी जितने भी सेशन रहेंगे हमारे द्रव्य संग्रह, उसमें हमारा जो नॉर्मल मंगलाचरण है वो तो करेंगे ही, और उसके साथ जो ये ग्रंथ का मंगलाचरण है वो भी हम करेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट दिस ग्रंथ. whenever we do this ग्रंथ द्रव्य संग्रह, तो we'll do the मंगलाचरण ऑफ दिस ग्रंथ also. तो इसका मंगलाचरण है वो इसी ग्रंथ की जो फर्स्ट गाथा है वो इसी का मंगलाचरण. ठीक है. तो मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ. देखिए, अभी इसको मैं, और ये जो गाथा है पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा. तो इसको ना जो बेसिकली वी जस्ट डोंट रीड इट. जो गाथा है इफ वी काइंड ऑफ सिंग इट, इट एक्चुअली वर्क्स आउट बेटर एंड इट इज इजी टू रिमेंबर दैट वे. सो आई गो इन दैट फॉर्मेट. सो ये पहली जो गाथा है उसको हम पढ़ रहा हूं मैं. जीवम जीवम दौवम जीणवर वसहेण जेणणी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा. ठीक है. वापस वापस मैं पढ़ रहा हूं. अगर आपको भी साथ में बोलना है तो बोल सकता है. यू डोंट हैव टू अनम्यूट, बट आपको बोलना है तो साथ में बोल सकता हूं. जीवम जीवम दौवम जीणवर वसहेण जेणनी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा. ठीक है. तो इसमें अभी इसका हम मीनिंग समझेंगे. ये प्राकृत में है, जो ओरिजिनल गाथा है वो, और अब इसका हम मीनिंग समझेंगे. तो इसका मीनिंग जो है वो है जीवम जीवम दव्वम. देखिए, ये प्राकृत जो है वो बहुत ही सरल है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो डोंट लाइक एनीवन डोंट, इसको जब आप कोई पहली गाथा जैसे पढ़ रहे हो या देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे ये तो क्या गया, ये कुछ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा. बट ऐसा नहीं है. सो आप वंस वी गो थ्रू अ फ्यू गाथास, राइट, यू विल रियलाइज कि दिस इज ऑल लाइक ऐसा लग रहा है कि भैया ये हिंदी ही पढ़ रहे हैं या हिंदी या गुजराती पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्राकृत में थोड़े शब्द है वो हिंदी से रिजेंबल करते हैं और थोड़े शब्द है वो गुजराती से रिजेंबल करते हैं. तो जो लोग को गुजराती आती है तो उनको हिंदी तो आती होगी, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. बट इवन जिसको सिर्फ हिंदी आती है, इट इज स्टिल वेरी इजी. सो डोंट गेट अफ्रेड, इट इज वेरी सिंपल. सो हम लोग अभी इसका मीनिंग समझेंगे. तो ये क्या लिखा है, जीवम जीवम दव्वम, यानी जीवम अजीवम, जीवम जीवम जीवम. अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जीवम 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 लिखा है, राइट. जीवम जीवम ऐसा है. तो ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको जीवम जीवम ऐसा है. जीवम अजीवम, यानी प्राकृत में लिखता है ना, तो वो दे कंबाइन टू वर्ड्स. इसको भी दोज हु नो प्राकृत दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट बेटर एंड अंडरस्टैंड, और इफ यू नो इट देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. बट इसमें क्या है कि ये दो शब्द यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे जीवम जीवम ऐसा लिखा है, यानी इसको ऐसा पढ़ना है जीवम और अजीवम. तो जीव और अजीव. दव्वम यानी द्रव्य. तो जीव और अजीव द्रव्य. जीणवर वसहेण, जिणवर वसहेण यानी जिनवर, जिनेश्वर. जिणवर यानी जिनेश्वर, यानी जो जिनेश्वर है. और वसहेण, जिनवर में भी वसहेण. वसहेण यानी जो इसका अर्थ होता है वृषभ के समान, यानी वृषभ के समान, यानी जिनवर में भी जो श्रेष्ठ है वो. देखिए, जिनवर वसहेण, जिनवर वसहेण यानी जिनवर में भी जो श्रेष्ठ है. जीण यानी जिन्होंने. णिडिठम, णिडिठम, तो उसका मतलब होता है निर्देश दिया है. यानी जीव और अजीव द्रव्य उसके बारे में निर्देश दिया है. किसने निर्देश दिया है, जिनवर में भी सर्वश्रेष्ठ है वे. जिनवर में भी जो वृषभ के समान, वृषभ यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है, उसकी बात चल रही है. ठीक है. णिडिठम यानी निर्देश दिया, यानी कहा है, राइट, बताया है, कहा है, निर्देश दिया है. ये
और देविंद विंद वंदम, और जिनवर में जो श्रेष्ठ है वे कौन कैसे है? देविंद विंद वंदम, यानी देविंद, देविंद यानी देवेंद्र, और विंद, विंद का अर्थ होता है समूह। तो देवेंद्रों के समूह यानी ग्रुप ऑफ देवेंद्र, नॉट जस्ट देवेंद्र, देव, देव में भी इंद्र। देखिए देव जो है वो सामान्य देव होता है, और इंद्र जो है वो जो लाइक देव के आई मीन कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग राजा होते हैं और प्रजा होती है, राइट? तो यहाँ पे एक सामान्य ऐसा समझने के लिए, जो देवेंद्र यानी देव के भी इंद्र, यानी देव के में भी जो सबसे जो टॉप लेवल के जो देव है वो, तो उनसे वंदित है। देविंद विंद वंदम यानी देवेंद्र के समूह से वंदित है। कौन वंदित है? जो जिनवर में सबसे जो श्रेष्ठ है उनकी बात चल रही है, जो जिनको देव और इंद्र भी उनको वंदन करते हैं, वैसे भगवान यानी वैसे जिनवर में जो सर्वश्रेष्ठ है उनको मैं, यानी यहाँ पे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव बता रहा है कि मैं यानी वंदे तम, यानी उनको मैं वंदे वंदन कर रहा हूं, सर्वदा सिरसा, सर्वदा यानी सर्वदा, और सिरसा, सिरसा यानी अपना मस्तक झुका के, सिर से यानी सिर झुका के, यानी मस्तक झुका के वंदन कर रहा हूं। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी वापस मैं इसको एक बार बता रहा हूं, एक बार शब्दार्थ बता दूंगा, फिर उसका मैं भावार्थ बता दूंगा। जीवम अजीवम दव्वम, यानी जीव और अजीव द्रव्य। जिणवर वसहेण, यानी जिनेश्वर, जिणवर यानी जिनेश्वर में भी, यानी जैन जो पंच परमेश्वरी है उसमें भी वसहेण यानी सर्वश्रेष्ठ, वृषभ के समान यानी सर्वश्रेष्ठ, जो जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ है और उन्होंने जिसका निर्देश दिया है। निडित्थम यानी निर्देश, निर्देश देना यानी कहना। तो जो जिनेश्वर में भी सर्वश्रेष्ठ है, यानी अपने जो तीर्थंकर भगवान है जिसने उनका निर्देश दिया, और किसका निर्देश दिया है? तो जीव और अजीव द्रव्य, उसकी बात, उसका निर्देश दिया है। और देविंद विंद वंदम, यानी जो जिनवर में जो सर्वश्रेष्ठ यानी जो अपने तीर्थंकर भगवान है, जिनको कौन वंदन करता है? देवेंद्र का भी समूह, देवेंद्र का समूह उनको जो वंदन करता है, वैसे जिनवर को, वैसे तीर्थंकर भगवान को वंदे तम सर्वदा सिरसा, यानी उनको मैं सर्वथा सिर से यानी मस्तक नमाकर मैं वंदन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने इस तरफ जो पहली गाथा है उसमें भगवान को इस तरह से तीर्थंकर भगवान को इस तरह से वंदन किया है। सो बेसिकली ये अपना गाथा, पहली गाथा भी है, और ये जो अपना ग्रंथ है उसका मंगलाचरण भी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली ये है मीनिंग। इसमें देखिए और एक चीज बता रहा हूं कि देखिए जिनवर वसहेण, जिनवर वसहेण यानी जिनेश्वर में भी वृषभ के समान, वसहेण यानी वृषभ, वस यानी वृषभ, तो वृषभ के समान है, यानी जिनवर में भी वृषभ के समान है, यानी उसका अर्थ होता है कि जिनवर में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा। तो जिनवर में भी जो श्रेष्ठ है, तो जिनवर में श्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर, क्योंकि जिनवर में अगर आप एक उपेक्षा से देखोगे तो जिनवर कौन है? तो ये पंच परमेष्ठी है, राइट? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्ठी है। तो ये पांच परमेष्ठी है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो तीर्थंकर जो है उस पदवी को कहा है, यानी जिनेश्वर जो पंच परमेष्ठी है उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है यानी तीर्थंकर भगवान, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये शब्द का कई लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जिनवर वसहेण यानी जिनेश्वर में वृषभ, वसहेण यानी वृषभ, तो वृषभ भगवान, यानी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जिनेश्वर में जो वृषभ भगवान है उनको ये आचार्य वंदन कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई टीकाकार है, उन्होंने ये कहा कि दैट इज नॉट द एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज, ये ऋषभ भगवान को नहीं है, ये कहा है कि जिनेश्वर में जो सर्वश्रेष्ठ है, वृषभ के समान यानी सर्वश्रेष्ठ है, उनको वंदन कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो कई लोग उसके दो मीनिंग भी निकालते हैं कि या तो इसका वृषभ भगवान है, उसका वृषभ यानी आदिनाथ भगवान है, उसका भी अर्थ ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भैया इसको बेसिकली इसका मीनिंग ऐसा नहीं निकलता है, जो कोई भी तीर्थंकर है यहाँ पे उनको रेफरेंस दिया है, ऐसा। तो जस्ट एक बता रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ऐसे जिनेश्वर भगवान
जिसने निर्देश दिया है, और ऐसे जिनेश्वर भगवान जिसको देवेंद्रों का समूह भी वंदन करता है, और ऐसे जिनेश्वर भगवान जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है, उन्हें मैं, यानी आचार्य निमित चंद्र सिद्धांति देव, अपना मस्तक नमाकर भगवान को मैं वंदन कर रहा हूं। इसका मीनिंग ये बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये पहली गाथा अपनी हुई यहाँ पे। अभी पहली गाथा में कुछ क्वेश्चन है, कुछ लाइक एनी क्वेश्चंस, एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड? समझ में आ गया सबको मीनिंग? ठीक है, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और देविंद मैं, हाँ बोलिए आंटी। वो एक शब्द का अर्थ पता है ना, देविंद, फिर से देविंद विंद वंद। देविंद बिंद वंदम। देविंद, देविंद यानी देवेंद्र, विंद यानी समूह। तो देवेंद्र का समूह जिसको वंदन करता है, यानी तीर्थंकर भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान है जिसको हम तो वंदन करते हैं, लेकिन देवेंद्र के, देवेंद्र भी उनको वंदन करते हैं, देव और इंद्र भी उनको वंदन करते हैं, यानी इतने ऊंची पदवी पे है, राइट? क्योंकि इंद्र का बल जो है, इंद्र की पदवी है, वो बहुत ऊंची मानी जाती है। तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान का जो इंपॉर्टेंस बताने के लिए कहा है आचार्य ने कि, यानी हम लोग तो चलो मनुष्य तो उनको वंदन करते हैं, लेकिन देव तो वंदन करते हैं ऐसे तीर्थंकर को। और देविंद यानी देवेंद्र, और विंद यानी उसका समूह, यानी सिर्फ एक इंद्र नहीं, उसमें भी एक्चुअली 100 इंद्र आते हैं, जैसे दिगंबर शास्त्र है उसमें हिसाब से 100 इंद्र का एक उल्लेख आता है। तो उसका 100 इंद्र कैसे काउंट किए वो भी उसका आता है कि भैया भवनवासी के कितने इंद्र, कोई 4 निकाय के देव है, राइट? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक, तो इसमें हर एक जो प्रकार के देव है उसके कितने इंद्र होता है। और मनुष्य के और एक तिर्यंज के भी, उसको वो जो सिंह सिंह है उसको तिर्यंज का इंद्र समान कहा गया है, और मनुष्य में चक्रवर्ती को इंद्र समान किया गया है। तो इस तरह से अगर आप टोटल ऐड करो तो टोटल 100 इंद्रज होते हैं। तो ये 100 इंद्रज जो है ये उनको ऐसे जिनेश्वर को वंदन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान की, तीर्थंकर भगवान की महिमा बताने के लिए यहाँ पे ये, यहाँ पे यूज किया है देविंद बिंद वंदम। ठीक है आंटी, समझ में आ गया? ठीक है, देखिए ये मैं अभी इसको जस्ट पढ़ लेता हूँ। तो ये अपनी ओरिजिनल गाथा हमने पढ़ी, फिर इसका जो है बेसिकली ये अनव्यार्थ है। तो बेसिकली लाइक इट्स मीनिंग बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन। तो यहाँ का कहा गया है, जिनेश्वर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य का ऋणिडित्थम यानी कथन किया है, इंद्रों के समूह से वंदनीय है, उनको सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। ठीक है, और इसका जो भावार्थ है ये है कि मैं नेमिचंद्र आचार्य उन वृषभनाथ जिनेश्वर अथवा जिनेश्वर में श्रेष्ठ तीर्थंकरों को सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य के स्वरूप का वर्णन किया है, और तथा जो 100 इंद्र द्वारा वंदित है। ठीक है, तो ये एक जो है वो बेसिकली एक सिंपल मंगलाचरण हो गया। अभी हम इसकी जो दूसरी गाथा है, अपने पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स है, तो इसकी जो दूसरी गाथा है वो हम इसको भी कर लेते हैं। दूसरी गाथा का अगर पूरा टाइम नहीं मिला तो दैट इज ओके, वी विल कवर एज मच एज वी कैन टुडे, एंड वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, दूसरी गाथा में अभी ना ये बहुत, अभी अपना जो असली जो कंटेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी गाथा में क्या कहा है, यहाँ पे ना जीव का वर्णन है। और जीव कैसा है, तो जीव, क्योंकि जो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 6 द्रव्य के बारे में एक्सप्लेनेशन आएगा, तो उसमें जो पहले पहले जो है वो जीव द्रव्य के बारे में एक्सप्लेनेशन आता है, राइट? तो जीव द्रव्य कैसा है उसके बारे में थोड़ी चीजें बताई है, राइट? तो ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो पहले मैं गाथा पढ़ लेता हूं। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। वापस मैं पढ़ रहा हूं इसको। जीवो उव ओगमो
अमुत्तिकक्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। ठीक है, इसमें क्या है, अभी इसको जब आप पहली बार पढ़ोगे तो इसका अर्थ लगेगा कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन अगेन इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो इसको अभी इसका मीनिंग देखेंगे। ये क्या कहा है, जीवो, जीवो यानी जीव जीता है, जीवो जीव जीता है। तो जीव कैसे जीता है, यानी जीव कैसा है, पहले तो जीव जीता है, ये जीव के बारे में बताया। ये सब जो है वो बेसिकली एक विशेषण है, एडजेक्टिव्स है जीव के बारे में, एक तरह से कह सकते हैं। तो जीव कैसा है, जीव जीता है यानी जीवो। फिर उव ओग मओ यानी उव ओग मओ यानी उपयोगमय, हमने उपयोग की बात की थी, राइट। उव ओग मओ यानी जीव कैसा है, उपयोगमय है। तो उपयोगमयी, उपयोगमयी का मतलब क्या हुआ, उपयोग वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपयोग, हमने इसका अर्थ देखा था, रिसेंटली देखा था, तो किसी को पता हो तो बता सकते। बोलिए आंटी, विभा आंटी आपको बताना है तो। आत्मा का गुण ही है उपयोग, उसके बारे में बताया होगा। हाँ, बट उसका क्या मीनिंग होता है, उपयोग का क्या मीनिंग है। क्रिया करने वाला, धर्म करने वाला। नहीं, हमने जो 5 ज्ञान का जो टॉपिक है उसमें ये लिया था। जो देखिए मैं ही बता रहा हूँ, उपयोग, उपयोग यानी हमने ये गाथा ली थी तत्वार सूत्र की, उपयोगो लक्षणम, राइट। यानी उपयोग है वो जीव का लक्षण है। लेकिन उपयोग का अर्थ क्या है, उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन, उसका जो व्यापार होता है यानी उसकी जो क्रिया होती है उसको उपयोग कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि भैया ये देव ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और जाना कि इसने पूर्व भव में क्या किया था, राइट। तो उसमें क्या किया कि जो ज्ञान है उसका उपयोग लगाया, यानी ज्ञान की क्रिया की यहाँ पे, राइट। तो ज्ञान और दर्शन जो उसकी जो क्रिया होती है, उसकी जो एक्टिविटीज होती है, उसको उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो उपयोग शब्द का मीनिंग ये आता है। तो अब यहाँ पे जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो जीवो उव ओग मओ ये प्राकृत में है, उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो अपना हिंदी में आएगा उपयोगमयी है। उव ओग मओ, उव ओग यानी उपयोग और मओ यानी उपयोगमयी है, ऐसा। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपने पॉइंट देखा जीवो यानी जीव जीता है। फिर दूसरा पॉइंट देखा कि उव ओग मओ यानी जीव जो है वो उपयोगमयी है। फिर तीसरा है अमुत्ति, अमुत्ति यानी अमूर्तिक, राइट। अमूर्तिक, जीव कैसा है, अमूर्तिक, अमूर्तिक यानी अरूपी, उसका अर्थ होता है अरूपी है, राइट। तो जीव कैसा है, अरूपी है। तो अमुत्ति अरूपी है, अरूपी का क्या मतलब है, हमने रूपी और अरूपी की बात की थी। तो अरूपी का क्या अर्थ है, किसी को पता हो तो। हमने जब अवधि ज्ञान के बारे में भी बात की थी तो कहा था कि अवधि ज्ञान से सिर्फ रूपी पदार्थ को जाना जाता है, राइट। और हमने कहा था कि रूपी भी कह सकते हैं और मूर्तिक भी कह सकते हैं, तो उसका ऑपोजिट होता है अरूपी या अमूर्तिक। तो जीव कैसा है, अमूर्तिक है यानी अरूपी है। लेकिन रूपी शब्द का क्या अर्थ है, रूपी शब्द हमने जब रिसेंटली पढ़ा था तो मैं उसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो मैं रूपी का है, हाँ बोलिए आंटी। रूपी है जो इस आंखों से, चर्म चक्षु से दिखाई देता है, और रूपी है जो कभी दिखाई नहीं देता है। जो सिद्ध हो जाते हैं उनको दिखाई, केवल ज्ञान जिसको होता है वो देख सकते हैं। हाँ, तो वो आप जो बताया आंटी वो सही है, बट उसका जो एक सूक्ष्मता से उसकी अगर परिभाषा देखें तो रूपी का अर्थ होता है जो तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः और रूपीणाः पुद्गलाः। रूपीणाः पुद्गलाः यानी जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी द्रव्य है, ठीक है। और दूसरा जो जीव तत्व। सूत्र, हाँ दूसरा जो सूत्र आता है स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः, यानी पुद्गल ऐसा द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण यानी सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ
टेस्ट, टेस्ट। सॉरी नॉट सेंस एक्चुअली, वो जो द्रव्य है उसमें टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, ये चार चीजें हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार चीजें हैं। तो जिस द्रव्य में ये ऐसी चार चीजें होती है उसको रूपी द्रव्य कहते हैं। ये सूक्ष्मता से उसकी परिभाषा है। सामान्य से हम कहते हैं कि रूपी यानी जो हमें दिखाई देता है, अरूपी यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है, और रूपी हमें दिखाई देता है। सामान्य से ऐसा एक स्थूल रूप से ऐसा कह सकते हैं, बट जो सूक्ष्म रूप से कहे तो उसका एक जो ऐसी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ऐसा है कि जिस द्रव्य में ऐसी जो चार क्वालिटीज पाई जाए, जिसमें टच हो, टेस्ट हो, स्मेल हो और कलर हो, स्पर्श रस गंध वर्ण और स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार हो, उसको रूपी कहते हैं। तो जीव, यहाँ पे जीव की बात चल रही है। तो जीव कैसा है? अमूर्तिक है, यानी अरूपी है, यानी ये जीव में ये चारों क्वालिटीज नहीं है। ओके, क्योंकि जीव यानी यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है, राइट? तो आत्मा कैसा है? आत्मा कभी दिखता नहीं है, क्योंकि आत्मा में ये चार जो चीज हमने कही, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार चीजें नहीं है। तो जीव कैसा है? अमूर्तिक है। फिर चौथी चीज यहाँ पे कही, कर्ता। जीव क्या है? कर्ता। कर्ता यानी कर्ता। तो जीव करता है। किस चीज का करता है? तो ये हम आगे देखेंगे, इसी ग्रंथ में आएगा कि जीव किस चीज का करता है। ठीक है। फिर यहां पे लिखा नेक्स्ट शब्द, सदेह परिमाणो। सदेह परिमाणो यानी जीव कैसा है? सदेह यानी खुद के देह में, परिमाणो यानी प्रमाण, यानी खुद के देह के प्रमाण है। यानी हमने क्या कहा था पहले, ये बात कही थी, राइट, कि अपना हम क्या है? आत्मा है, राइट। हम जीव द्रव्य है, जीव यानी आत्मा। तो हम कहाँ पे है अभी? आत्मा कहाँ पे हमारा? खुद के देह के प्रमाण है, यानी पूरा जो अपना बॉडी है वो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में अपने आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, राइट। तो अपना अपने जो हेयर और नेल्स वो एक्सेप्शन है, बट उसको उसको छोड़ के बाकी की जो पूरा बॉडी का अपना जो पार्ट्स है उसमें पूरे अपने जो आत्मा प्रदेश है वहां पे फैले हुए हैं। तो यहाँ पे कोई लिखा है कि सदेह परिमाणो यानी अपने देह के प्रमाण है, यानी जो जीव है अपने देह के प्रमाण है, यानी जीव के जो आत्मा प्रदेश है वो पूरे अपने बॉडी में, जहाँ पे जिसका जो बॉडी उसका जो भी साइज है उस बॉडी के एरिया में, वहां पे उसके आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, जीव वहां पे है। यानी जीव कहाँ है? खुद के देह के प्रमाण है। तो सदेह परिमाणो। तो यहाँ पे हमने कितने यहाँ पे विशेषण देखे? जीवो यानी जीव जीता है। फिर ओगमो यानी उपयोगमय है, यानी जीव में उपयोग की क्रिया होती है, यानी ज्ञान और दर्शन की क्रिया होती है। फिर अमूर्ति, जीव अमूर्तिक है यानी अरूपी है, ये तीसरी चीज देखी। फिर कर्ता यानी जीव करने वाला है, कुछ करता है, किस चीज का करता है वो हम आगे देखेंगे। तो जीव करता है। और पांचवा कहा, सदेह परिमाणो यानी खुद के देह के प्रमाण है। तो ये पांचवी चीज आई। जीव कहाँ पे है? खुद के देह के परिमाण है, यानी खुद के देह के प्रमाण है बेसिकली। ये पांच चीजें की। चलो अभी आगे क्या करते हैं। भोक्ता। भोक्ता यानी भोगने वाला। यहाँ पे कत्ता शब्द आया, तो यहाँ पे दूसरा शब्द आया भोक्ता। भोक्ता यानी भोगने वाला। तो जीव है वो भोगने वाला भी है, तो यानी जीव कुछ ना कुछ तो भुगतता भी है। क्या भुगतता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। फिर संसारत्थो यानी जीव संसारत्थो, यानी इसका मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालता हूं कि संसारत्थो यानी संसार में स्थित। संसारत्थो यानी संसार में स्थित, यानी जीव जो है वो संसारी हो सकता है। और सिद्धो यानी संसारी भी हो सकता है या तो सिद्ध भी हो सकता है। सिद्धो, संसारी जीव और सिद्ध जीव, राइट। तो जीव संसारी हो सकता है या तो सिद्ध हो सकता है। संसारत्व यानी संसार में स्थित हो सकता है या तो सिद्ध हो सकता है। तो और वो जो है विश्वसो डगई। विश्वसो डगई, इसको एक्चुअली पढ़ना ऐसा चाहिए, विश्वसो उडगई। विश्वसो उडगई ऐसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जो प्राकृत में दो शब्द को ऐसा जोड़ा है एक ऐसा वन वर्ड में, बट एक्चुअली इसका जब हम इसको अगर विच्छेद करेंगे तो आएगा विश्वसो उडगई ऐसा। तो विश्वसो उडगई यानी उसका अर्थ होता है एक विश्वसो। एक बोलिए पूछूं, आंटी। हाँ बोलिए विशस आंटी। आएगा या विशस आएगा? क्योंकि ओ जो है उसका तो ऊ हो जाएगा ना। हाँ विश्वस, सही बात आंटी, शायद विश्वस आएगा, सही बात है, आप जो बोल रहे हो सही है। तो विश्वस या विश्वसो आएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हो सकता है विश्वस आए, आप सही बोल रहे हो। तो विश्वस यानी उसका मीनिंग होता है कि स्वभाव से,
स्वभाव से, और उड्डगई, उड्डगई यानी उड्डगई यानी ऊर्ध्व गमन, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति करने वाला, यानी स्वभाव से जीव कैसा है, ऊर्ध्व गति करने वाला या ऊर्ध्व गमन करने वाला। यानी जीव कैसा है स्वभाव से, ऊर्ध्व गमन करने, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊपर जाने वाला। तो स्वभाव से जीव कैसा है, ऊर्ध्व गमन करने वाला है। अभी इसका भी मीनिंग थोड़ा डिटेल में हम बाद में समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना, सिर्फ वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, बट इसका जो एक्चुअल जो भाव है वो हम आगे जाके समझाएंगे इसका, कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे टोटल वापस ये गाथा का मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि जीव के बारे में, जीव के 9 प्रकार से उसको जीव की, जीव को एक्सप्लेन किया है। जीव हैज बीन एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर्स और 9 वेज, और देयर आर 9 क्वालिटीज ऑफ जीव, ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। तो पहला है जीवो, यानी जीव जीता है। सेकेंड उपयोगमय है, यानी उसमें ज्ञान और दर्शन की क्रिया होती है, तो जीव, दैट इज अ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जीव अमूर्ति है, यानी दिखाई, यानी अरूपी है बेसिकली, थर्ड। फोर्थ इज कर्ता, यानी जीव कुछ करता है, किस चीज का करता है वो हम आगे देखेंगे। फिर फिफ्थ, सदेह परिमाणों, यानी खुद के देह के प्रमाण है, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, भोक्ता, यानी जीव कुछ भोक्ता है, तो किस चीज को भोगता है वो भी हम आगे देखेंगे, दिस इज द सिक्स पॉइंट। फिर संसारत्थो, यानी जीव संसारी हो सकता है, संसार में स्थित हो सकता है, सेवेंथ पॉइंट। सिद्धो, यानी जीव है वो सिद्ध भी हो सकता है, तो वो एट पॉइंट। और सो विससो उडगई, यानी जीव जो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, या स्वभाव से वो ऊर्ध्वगमन करने वाला है, राइट। तो ये 9th पॉइंट हो गया। तो ये 9 पॉइंट है। तो ये जो अपनी दूसरी गाथा है, अभी अपना टाइम आज का हो गया है, बोले एक आंटी। पॉइंट पता है, मेरे तो 8 ही पॉइंट हो रहे हैं। आंटी ये जो जीवो है ना, उसको भी 1 पॉइंट लेना है, जीवो। जीव उपयोग सहित जो है, अमुत्ति है, कत्ता है, सदैव परिमाणो, भोक्ता, संसारत्व, सिद्धो। फिर सो विससो गई, उसमें 2 पॉइंट आते हैं क्या? नहीं नहीं, सो तो यानी उस जीव ऐसा है, जो जीव, जीव जो है, यानी सो यानी ऐसा उसका है कि वो जो वह जो जीव है वैसा, यानी ये सो का कोई ऐसा और उसका कोई मीनिंग, वो विशेषण नहीं है जीव का ऐसा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जीवो नंबर 1, उगमो नंबर 2, अमुत्ति तीसरा, कर्ता चौथा, सदैव परिमाणो पांचवा, भोक्ता 6, संसारत्थो 7, सिद्धो 8, और विश्वसो डगई 9। ऐसे Okay. है आंटी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए आज अपना अभी समय हो चुका है। तो इसमें क्या है कि जो हमने जो दूसरी गाथा पढ़ी, अभी इसमें क्या है कि जीव को, जीव के बारे में एक्सप्लेनेशन आ रहा है, राइट। आचार्य बता रहे कि जीव कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, दैट इज व्हाट आचार्य इज एक्सप्लेनिंग हियर। तो अभी आचार्य ने क्या कहा कि जो दूसरी गाथा है, दिस इज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन। अभी क्या है कि इसमें जो 9 पैरामीटर्स हमने दिखे, वो हर एक पैरामीटर पे अलग अलग गाथा आएगी। कोई पैरामीटर ऐसे भी होंगे जिसपे 2, एक से अधिक गाथा भी आ सकती है, बट मिनिमम एक गाथा तो और भी आगे आएगी। तो हमने बताया ना कि जो पहली 12 गाथाएं है वो सिर्फ जीव द्रव्य के बारे में है, तो उसमें अभी 2 गाथा हो गई, और बाकी के जो 10 गाथा है उसमें ये जो 9 पैरामीटर्स है उसी का विस्तार है, उसी का एक्सपेंशन है। तो जैसे जीव करता है, हमने कहा कि जीव करता है और जीव भोगता है, तो किस चीज का करता है, किस चीज का भोगता है, राइट। फिर यहाँ पे आता है कि सदेह परिमाणों, यानी खुद के देह के प्रमाण है, तो उसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट। कि देह के प्रमाण है तो चलो एक तो समझ लिया, लेकिन उसका और भी ज्यादा हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने देह के प्रमाण ना हो जीव, तो ऐसा कब होता है, राइट। तो उसका भी थोड़ा डिटेल्स आएगी, राइट। तो ये सब है। तो बेसिकली जो आगे की जो गाथाएं हैं उसमें ये जो 9 पैरामीटर्स है उसी को फिर ज्यादा विस्तार से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं, यानी जैसे करता है तो जीव किस चीज का करता है, जिसकी किस किस चीज का भोगता है, राइट। फिर उवोगमो, तो उपयोगमय है, तो उसमें उपयोग क्या है, क्या क्या उपयोग होता है, कितने प्रकार के उपयोग होते हैं, राइट। ज्ञान और दर्शन, उसमें भी कितने प्रकार का उपयोग है। तो ये हमने टॉपिक अलग से अपना ज्ञान का जो 5 ज्ञान का टॉपिक उसमें थोड़ा कवर किया था, तो ये ऑलमोस्ट ये सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं, तो अपने लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पहली बार कर रहा है या सुन रहा है तो उसको ये कॉन्सेप्ट जो है इस बेसिक लेवल पे यहाँ पे भी वापस समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी जो दूसरी गाथा यहाँ पे हुई,
इसका जो जो कुछ अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन, आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड, बट कुछ फिर भी अगर रिविजिट करना है नेक्स्ट टाइम तो वी कैन डू इट, एंड देन विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट गाथा है। तो हमने जो नेक्स्ट सेशन में मिनिमम 2 गाथा तो अपनी हो ही जाएगी, हो सकता है शायद अपनी 3 भी गाथाएं हो जाए, मैं जस्ट देख रहा हूँ। तो जो जीव जो है, हाँ नेक्स्ट सेशन में वो इंटरेस्टिंग है कि जीव जो हमने पहले कहा कि जीवो यानी जीव जीता है, तो जीव कैसे जीता है तो उसके बारे में बताया है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग था, इट्स गुड टू नो ऐसा। और उसमें काफी अपने क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े आ जाएंगे। तो जीव कैसे जीता है उसके बारे में गाथा आएगी। और फिर अम, अम, हाँ वो तीसरी गाथा में आएगा। फिर चौथी गाथा में आएगा उपयोग के बारे में, जीव उपयोग में है तो उपयोग के बारे में आएगा। और पांचवी गाथा है उसमें फिर ज्ञान उपयोग है उसके बारे में क्या आएगा। और जो छठी गाथा है उसमें अम, उसमें भी आई थिंक उपयोग और उसका उपयोग के बारे में और ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो देर आर दोज पॉइंट्स विल कीप कमिंग, तो हम लोग फिर उसको पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आई थिंक विल ट्राई टू कवर 2 और 3 गाथास एज पर द टाइम परमिट्स, जितना टाइम लगेगा तो विल कवर दैट मच एंड देन विल कंटिन्यू टू मूव ऑन। ठीक है, तो हम लोग अंत मंगलाचरण कर लेते हैं एंड फिर हम लोग वी कैन wrap up the session. So let me go ahead and share my screen. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। तो आज का सेशन कैसा लगा सबको? लाइक जो मूल गाथा है आचार्य ने लिखी है वो पढ़ने में आई मीन इंटरेस्ट आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिफिकल्ट है या कुछ नया है? ठीक है, थम्स अप किया बहुत है। अच्छा है। ओके, नाइस नाइस। चलो, मैं बोला कि इंटरेस्ट आना चाहिए सबको, ऐसा ऐसा ना लगने चाहिए कि भैया कुछ अजीब आ गया या ऐसा कुछ। बट या दिस इज नहीं, या ये भी आइडिया बहुत अच्छा किया आपने कि प्राकृत गाथाएं जो है वो आप पढ़ा रहे हो, तो वो वर्ड्स समझ में आ रहे हैं। मैंने संस्कृत लिया था एक्चुअली बचपन में, तो वो मुझे समझ में आता है। वो संधीज आप जो देख रहे हो ना, वो वर्ड्स जो कंबाइंड है उसको हाँ, संधि कहते हैं। सो बेसिकली वो सब अच्छा लग रहा है। सो इट्स वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग, सो थैंक यू। ओके आई गुड एग्री गुड। कपिल भाई विद रोशनी दैट हमने सिर्फ प्राकृत सुना था कि हम्म। इट्स जैनिज्म में प्राकृत इज अ लैंग्वेज, but we had no idea what it is like to see. So thank you या very much. और And अदर आई वांटेड टू क्विकली से सॉरी अमर, बट ये बहुत मुझे अच्छा क्यों लगा कि ये जो मतलब ये जो साउंड्स होते हैं ना जो गाथाओं के, संस्कृत में ले लो या प्राकृत में ले लो, वो साउंड्स भी बहुत फायदा करते हैं। सो जब आप रिपीट करते हो ना, तो मैं सबको एनकरेज करूंगी कि आप भी बोलो, इट हेल्प्स। ये जो हाँ मंत्र होते हैं और गाथाएं जो होते हैं, तो वो बोलने से भी आई बिलीव इन दोज साउंड वाइब्रेशंस एंड दैट हेल्प्स इन सम वे। सो वो भी बहुत अच्छा है। सॉरी अमर, हाँ यू कैन हाँ, आई कंटिन्यू। थिंक नौकार मंत्र जो है वो भी प्राकृत में है। तो मैं जब छोटा था मुझे हाँ नहीं पता था, तो मैं सोचता था कि नौकार मंत्र या तो हिंदी में या तो गुजराती में, ऐसा सोचता था। फिर पता लगा कि नौकार मंत्र जो वो प्राकृत में है। हाँ, प्राकृत और ये संस्कृत, तो ये सारे जो अच्छा, नवका मंत्र is in Prakrit? हाँ, तो अमर आपको क्या लगा? I did not know that, Kapish. हाँ Wow, that is interesting. ये Okay. हाँ, पाठशाला में रामो। हमने पढ़ा था बच्चों को जब सिखाया था ये तभी हमें पता ये चला। this is like new information for me. I did not know. हाँ, मुझे लगा वो संस्कृत है. And Sanskrit I नहीं, can like follow because of just like what Rodney said, we all took Sanskrit in high school. So, हाँ हाँ, नहीं ये प्राकृत है। तो जो श्वेतांबर साइड है वो प्राकृत को अर्धमागधी भाषा भी कहता है, बट बेसिकली इट्स इट्स द सेम थिंग। आई मीन नॉट सेम थिंग, प्राकृत के भी अलग अलग वर्जन है। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो प्राकृत के इंडिया में क्लासेस ले रहे हैं, तो शी वॉज टेलिंग मी कि प्राकृत के भी अलग अलग वर्जन है। बट उसको एक oh, अर्धमागधी कहते हैं और एक उसके प्राकृत का जो लाइक थोड़ा
मॉडर्न प्राकृत है, थोड़ा पुराना प्राकृत है, ये सब है. बट या ओवरऑल नवकर मंत्र इज इन द प्राकृत लैंग्वेज. Okay, thank you. Yeah. But again, today's session was pretty good. And आपने जो heads up दिया कि काल चक्र and all that stuff, all those topics that you'll be covering in between, that would be awesome as well. तो हाँ, yeah. I think हम लोग yeah. हाँ, द्रव्य चक्र भी शुरू किया ना, तो हम लोग उससे रिलेटेड थोड़ी गाथाएं कर लेंगे. तो आई थिंक मुझे लगता है डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट वी गो, आई थिंक 3 सेशन में वी मे बी एबल टू, 3 नहीं, बट आई वुड से या 3 से 4 सेशन में विल कवर लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड. और फिर वी विल सी इफ यू वांट टू टेक अ पॉज और समथिंग. बट उसमें काल चक्र में तुरंत नहीं लूंगा अभी. मुझे एक्चुअली वो नई के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नई का भी रेफरेंस इसमें आएगा. तो इट इज गुड टू हैव एटलीस्ट सम नई का. वैसा अगर टॉपिक उसको डिटेल में ले जाए तो उसको 5-6 सेशन लग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है वैसे. बट हम लोग उतना डिटेल में नहीं कवर करेंगे. विल कवर इट लाइक एट वेरी लाइक मे बी 1 सेशन और सो, और मे बी लेस देन 1 सेशन. विल ट्राई टू थोड़ा मैं उस पर जाऊंगा, बट डिपेंडिंग ऑन मुझे लगता है कि जितना डेप्थ में जाना है बेसिक लेवल पे डेप्थ में, तो उतना ही जाऊंगा. बट ये है. तो बट माय पॉइंट वाज कि हम नई का टॉपिक पहले ले लेंगे एक बीच के सेशन में, फिर ये फिर विल ट्राई टू एडजस्ट अवर शेड्यूल एंड भी बीच में लेते रहेंगे. दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स, बट ये दीज आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. जो काल चक्र है, पंच परावर्तन है, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. मैं बोला ना कि जो पल्ली और सागर है, इफ दैट कैन ब्लो अवे अवर माइंड, तो जो पंच परावर्तन है वो तो उससे भी यानी एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है. ऐसा है. Right. And I just want to give you a little feedback which is very positive from my standpoint. I guess आपने जो agenda start कर दिया ना, to provide the agenda what we are going to cover, that has helped so much. Okay. I mean, it just so thank you so much. Okay. I actually was not going to. I was good feedback. not I'll continue planning to do that. Yeah, I was not planning to join today, but things worked out, and I also but this is good. Thank you. हाँ, तो अमर आपके पुण्य का उदय था तो ज्वाइन कर पाए, तो अच्छी बात है. Thanks to you. Yep. नो प्रॉब्लम. ठीक है. चलो अपना टाइम हो चुका है, तो जय जिनेंद्र सभी को. विल ट्राई टू कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.